दोस्तों, आज हम मिलियन क्वालिटी में पंचायती राज के बारे में जानेंगे। तो पंचायती राज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये लागू किया गया हमारे देश में, इसके बारे में जानेंगे। कौन-कौन सी कमेटियाँ रहीं, उनके बारे में जानेंगे। तो एक स्नैपशॉट है कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला तो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उनसे संबंधित जो भी पंचायती राज से जो कमेटियाँ बनी, उन कमेटियों के बारे में जानेंगे। जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसको कि आर्किटेक्ट बोला जाता है, बलवंत राय मेहता को, कि पंचायती राज के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। तो उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी। इसके बाद डॉक्टर जीवी के राव कमेटी बनी 1985 में। डॉक्टर एल.एन. सिंह की कमेटी बनी 1986 में। पी.के. तुंगन कमेटी बनी 1988 में। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में कि इनको जो है क्रम में लगाएं। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये इसी तरह से है। उसके बाद ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। ग्राम सभा क्या होती है, कंपोजिशन और पंचायत जो है किनसे मिलकर बनती है, उन घटक क्या क्या होते हैं। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है, यानी कि राज्य विधानमंडल की पावर के बारे में जानेंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो पंचायत से संबंधित वो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल के पास ही सकती है कि वो पंचायत के राज से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको लागू करे। ठीक है, तो उनको ये पावर है। और रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि पंचायत में रिजर्वेशन जो है वो किस किसका है और कब दिया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में जानेंगे, कितनी ड्यूरेशन है, कितने समय काल तक ये एक पंचायत रहती है। चुनाव कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता के बारे में जानेंगे। कोई मेंबर्स है उसका, तो वो मेंबर जो है वो कब अयोग्य हो जाएगा या फिर कब वो मेंबरशिप उसकी चली जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। पावर्स, शक्तियों के बारे में जानेंगे और साथ अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि उनके किन जो पंचायत की अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में जानेंगे। जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उसके बारे में जानेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो एससी वर्ग है और जो अदर ट्रेडिशनल या कह सकते हैं एसटी वर्ग है, और या फिर वो जो वनवासी हैं जो वनों में रहते हैं, उनको लेकर के पंचायती राज में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है स्थानीय स्वशासन। अब ये क्या रेफर करता है कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस का मतलब है कि इधर कोई सरकार जो है उसको उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आ सके, जो है एक तरह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात आती है इसमें, कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। और जो ऊपर से जो योजनाएं चल रही हैं या जो भी कार्यक्रम चलाने हैं या जो भी डिसीजंस है जो गवर्नमेंट ले रही है, वो सबसे नीचे वाले तबके पर तक जो है वो पहुंच रहे हैं। उनकी जानकारी जो है सबसे नीचे तबके पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको मिल रही है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ही है कि केंद्र जो है एक सत्ता है और केंद्र में जो काम हो रहे हैं या केंद्रीय सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि वो जो है धीरे धीरे जो है वो केंद्र से राज्य में और राज्य से लेकर गांव में, वहाँ जिले से गांव तक जो है वो उनकी जो योजनाएं हैं सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, सरकार किस तरह पंचायती राज को लेकर के काम कर रही है और क्या क्या जो है मौलिक आवश्यकताएं हैं गांव की लोगों की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, इसके बारे में जो है बताया गया है। तो यही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज रिजॉल्व बाय द इन्वॉल्विंग पीपल एट द लोअर लेवल एंड पुअर एंड पावर पीपल आर इनेबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। पीपल को जो है, जो वहाँ के लोग हैं या जो जनता है, उसको इस तरीके से जो है कर दिया जाए कि वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं का स्वयं निवारण कर सकें। ठीक, तो उसके बारे में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात आई। अब 1882 में सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन के जनक जिनको कहा गया, लॉर्ड रिपन को कहा गया। तो लॉर्ड रिपन वाइसराय थे उस समय, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, बाई विच, जिसके द्वारा उन्होंने सजेस्ट किया कि सेटिंग अप ऑफ सब डिवीज़न या फिर कहने का मतलब है जो क्षेत्र पंचायत है या फिर क्षेत्र में या कह सकते हैं मंडल स्तर पर, तो इसको ताल्लुक स्तर पर भी बोल सकते हैं।
तो ताल्लुक स्तर पर जो है इसका बोर्ड बनाया जाए और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बनाए जाए अक्रॉस द कंट्री। उसके बारे में उन्होंने किया और इसके बारे में इसको स्टार्ट करने की बात आई तो भारत में राष्ट्रीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1882 में। दिस प्रपोजल इस कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का। 2 अक्टूबर 1952 को देश आज़ाद होने के बाद में, जब 2 अक्टूबर 1952 को जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है उसको स्टार्ट किया गया। और इसका जो मूल जो उद्देश्य रखा गया वो यही रखा गया कि देश के सबसे निचले तबके जो गरीब वर्ग है और जो ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको किस तरीके से जो है गांव तक जो है उसको पहुंचाया जा सके। जो योजनाएं बनाई जाए या जो भी सरकार कर रही है उसकी जो सुविधा है, जो भी सुविधाएं दे रही है, उनको जो है उनकी जो मौलिक आवश्यकता उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ले सके और सरकार जो है उन तक वो जो भी संसाधन है उनको यूज़ कर सके सबसे नीचे तबके पर रहने वाले जो लोग हैं। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्म होती है। अब ये कमेटी जो है 1956 में सबसे पहले बनाई गई पंचायती राज को लेकर के। तो जो आर्किटेक्ट बोले गए, जो शिल्पकार बोले गए पंचायती राज के, वो बलवंत राय मेहता को कहा गया। ठीक है, तो वास्तुकार कह सकते हैं या शिल्पकार कह सकते हैं, वो बलवंत राय मेहता कमेटी को कहा गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी 1956 में बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में जो है पेश की। और 1957 में जब रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद में इस रिपोर्ट का डिस्कशन हुआ और उसके बाद में इसको जो है लागू कर दिया गया। तो इस कमेटी के तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय कहने का मतलब सेंट्रल में जो है वो एक तरह से जब बात आई कि त्रिस्तरीय पंचायत आएगी तो राज्य के स्तर पर आई कि राज्य में जिले लेवल पर रहेगी पंचायत। जो निचले तबके में जो बात आती है कि जिले में जो है एक तरह से जिला योजना समिति की बात की गई थी, तो उसमें जो है जिला लेवल पर जिला परिषद रहेगी, उसके नीचे पे जो है ताल्लुक रहेगा या फिर मंडल स्तर या फिर जो ब्लॉक स्तर पर रहेगी, और ब्लॉक स्तर से नीचे जो है वो ग्राम स्तर पर इसका जो है एक इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय जो योजना थी वो लागू की गई यहाँ पे। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ, अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेलियर क्यों रहा, इसलिए क्यों फेलियर रहा कि वो जो अकाउंटेबिलिटी थी गवर्नमेंट की या किसी कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी थी, तो इनको जो है पूरी तरह से गांव के स्तर तक ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं पहुंचा पाया। तो गांव के स्तर तक इन योजनाओं का नहीं पहुंचना और जो भी केंद्र के द्वारा जो नीतियां बन रही हैं उनको नहीं पहुंचना, इसको लेकर के जब ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ तो उसके बाद जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन किया गया 1956 में। जब 1956 में ये फॉर्म हुई तो ये किस लिए फॉर्म हुई, पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको जो है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1957। 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद में जब इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई तो इट इन इट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ 1957 में जो है ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। 1957 में शुरुआत में ये जो है बनना स्टार्ट हुई थी, इसको जो स्टार्ट हुई थी वो 1956 में, फिर 57 में इसको जो है लागू किया गया। 57 में कहने का मतलब है कि इससे चर्चा हुई, उसका 58 में लागू किया गया था, माफ़ कीजिएगा। तो दिस कमेटी सजेस्टेड अ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया इस कमेटी ने। विलेज लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यानी गांव से लेकर के जिला लेवल के जिला स्तर तक, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को जो है उसको जो स्थानीय स्वशासन है उसको किस तरीके से जिला लेवल से लेकर के ग्रामीण लेवल तक उसको पहुंचाया जा सके। कमेटी को इसीलिए कहा गया कि सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये कमेटी ने जो है एक तरह से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है उसको आगे लाया। फिर इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि 3 टियर सिस्टम की बात कही गई, along with the suggesting and formation of ग्राम सभा।
इसमें सुझाव दिया गया और साथ साथ में इसका फॉर्मेशन किया गया, ग्राम सभा का जो निर्माण करना है या ग्राम सभा की जो स्थापना है उसके बारे में बताया गया। उसके एट लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल पर यानी विलेज लेवल, गांव के स्तर पर, और पंचायती समिति बनाई गई, वे ब्लॉक स्तर पर बनाई गई। उसके बाद जिला परिषद जो है ये बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट आल्सो रिकमेंडेड दैट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन शुड स्टार्ट द पंचायती राज समिति। अब इसमें ये भी जो है इसमें रिकमेंड किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, वो स्टार्ट होना चाहिए पंचायती राज समिति, पंचायत समिति लेवल पर। पंचायत समिति लेवल कहाँ बनेगी? ये ग्रामीण स्तर पर बनेगी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है जनवरी 12 जनवरी 1958। इस 1958 में 12 जनवरी को ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसने जो है इस कमेटी के बारे में चर्चा की और उसको एक्सेप्ट किया। इस कमेटी को, इसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के इसका जो भी रिकमेंडेशन, जो भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे और इनके द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को बनाने की जो बात कही गई थी, उसको जो एनडीसी है उसने रिकमेंड किया। और रिकमेंड करने के बाद में इसको आज द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट इट, सभी राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको कार्यान्वयन के लिए या अमली जामा पहनाने के लिए इसको जो है लागू किया कि सभी स्टेट इसको जो है लागू करें। उसके बाद दैट इज़ वाई बी आर मेहता, वरुण मेहता को इसीलिए जो है आर्किटेक्ट, शिल्पकार, क्राफ्टमैन, या कह सकते हैं कि उनको आर्किटेक्ट बोला गया, वास्तुकार बोला गया और शिल्पी बोला गया, शिल्पकार बोला गया इंडिया के पंचायती राज सिस्टम का। अब स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, पहला प्रथम वायसराय। और दूसरा, जब स्थानीय स्वशासन नहीं पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायती राज के जनक किन्हें कहा गया है या आर्किटेक्ट किन्हें कहा गया है, जो वास्तुकार है या शिल्पी है वो किन्हें कहा गया है, तो वो कहा गया है बलवंत राय मेहता जी को। अब बात आते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया कुछ पार्ट में। एक तरह से ये ट्रायल बेस पे किया गया था और ट्रायल बेस पे ये इम्प्लीमेंट किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इसका एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये अगस्त 1958 में इसको आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया एक तरह से ट्रायल बेस पे। और 2 अक्टूबर 1959 को, तो पहले तो जब यह है कि आंध्र प्रदेश में जब इसको ट्रायल पे इसलिए किया गया कि देखना था कि क्या ये सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। ये जो बलवंत राय मेहता की कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं या फिर एनडीसी ने उनको रिकमेंड किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, सभी राज्यों को वे लागू करने के लिए ये निर्देश भी दे दिए हैं। तो किस तरह से ये कमेटी जो है, क्या ये फॉर्मेशन तीनों स्तर पर हो पाएगा, जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर या ग्राम लेवल पर, और किस तरीके से जो है ये काम करेंगी। इसका एक तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोगात्मक रूप से इसको जो है लागू किया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये लागू किया गया 1958 में आंध्र प्रदेश में। फिर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जो हैं, जो उस समय थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फॉर्मली लॉन्च, उन्होंने जो फॉर्मली रूप से पंचायती राज सिस्टम जो है उसको नागौर में, इसको नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया। ये भी जो है एक तरह से सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ये सफल हो गया, तो राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला जो गांव था वो गांव था बगदाद। ठीक है, वहाँ पर जो है वो बगदारी, और बगदारी गांव में जो है वो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान में इसको सबसे पहले लागू किया गया। उसके बाद जो है सेकेंड पोजीशन पे, तो जब राजस्थान में इसको लागू किया गया बगदारी गांव में और नागौर में, उसके बाद पूरे राजस्थान में इसको उसी दिन जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसको क्रियान्वयन में लाना चालू कर दिया गया। फिर राजस्थान पहला राज्य बना जिसने जो है सबसे पहले पंचायती राज को या पंचायती राज सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश किया, जो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द इंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य के में जो है ये पंचायती राज सिस्टम जो है राजस्थान में लागू हुआ।
उसके बाद में जब ये राजस्थान में लागू हो गया और फिर जो है ये आंध्र प्रदेश में भी लागू होता है। दूसरे नंबर पे जब आंध्र प्रदेश में लागू होता है, उसके बाद में अन्य जो भी ज़िले हैं उनमें भी उन जो भी राज्य हैं उनमें भी ये लागू होना स्टार्ट हो जाता है। अशोक मेहता कमेटी पर आते हैं। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी। अब ये कमेटी जो थी इसने भी अपना जो है अपने जो भी इसने कार्य किया इस कमेटी में, और इसने अपने सुझाव जो है वो सरकार को दिए। तो टू एवेलुएट द पंचायती राज सिस्टम एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पे इसको जो है ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और इसको पंचायती राज को जो ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसको जो है अशोक मेहता कमेटी को फॉर्मेशन किया गया, जो कि सितंबर 1977 में फॉर्म हुई। और कमेटी ने अपने टोटल जो है इसमें कमेटी में 13 मेंबर्स थे। इसने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट जो है 1978 अगस्त में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया वो रिकमेंड किया है 2 स्तरीय कार्यक्रम। अब करुण राय मेहता जी ने 3 स्तरीय किया था, यहाँ पे अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय किया गया। और ये बेसिकली किया था कि पंचायती राज को और कितना जो है बेहतर बनाया जा सके, मोर इफेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए इनको रिकमेंडेशन या इनके लिए जो है कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। अब यहाँ पर जो है 2 स्तरीय सिस्टम को लेकर 2 स्तरीय प्रावधान किए गए, इसको स्ट्रक्चर बनाया गया इंस्टेड ऑफ 3 स्तर के स्थान पर। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में। और ये क्या था कि एक तो स्तर था जिला लेवल पर, तो जिला परिषद बनाई जाएगी, इसके बारे में बात करी इसने। और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मंडल पंचायत की बात करी कि मंडल पंचायत जो है वो ब्लॉक स्तर पर या डिवीजन लेवल पर बनाई जाएगी। यहाँ पे कहीं पर भी ग्राम लेवल पर जो है गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत की बात नहीं करी गई। अब जिला परिषद जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको जो है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए बात कही गई कि जिला परिषद जो है उसको ऐसी इकाई बनाया जाएगा कि जिला परिषद जो है वहाँ पर ही सबसे पहले जो है जो केंद्र द्वारा जो निर्धारित कई नीतियाँ हैं या केंद्र के द्वारा जो भी आवंटन किया जा रहा है, कोई जो पैसा आवंटित किया जा रहा है वो अलग अलग योजनाओं में जो है जा रहा है, और उसके बाद उन योजनाओं का लाभ जो है जो ग्रामीण लोग ले रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जिला लेवल पर हमको ठीक करना पड़ेगा, जिला लेवल पर जो है सबसे पहले काम करना पड़ेगा, ये अशोक मेहता जी ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सेंटर पॉइंट बना दिया एक तरह से ऑफ ऑल द डेवलपमेंट वर्क, जितना भी विकास का कार्य होगा उसका जो केंद्र बिंदु होगा एक तरह से वो जिला होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लान्स। अब वो जो प्लान्स है, जो भी योजनाएं हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास जो है कैसे किया जाएगा, उनका प्रिपरेशन जो है उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने बताया शुड बी डन इन बाय द जिला परिषद, और ये जिला परिषद करेगी। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय द मंडल पंचायत। अब ये जिला परिषद को जो है ये बताया गया कि जिला परिषद ही जो है मेन बॉडी रहेगी, और जिला परिषद जो जाकर के जिला परिषद का ये जो है कार्य होगा कि वो मंडल स्तर पर जा कर के उनको इम्प्लीमेंट करे, उन योजनाओं को, उन नीतियों को, और वो जो सबसे नीचे तबके पर जो उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए किस जो ये कमेटी बनी थी, तो उस अशोक मेहता कमेटी के हिसाब से जो जिला लेवल पर जो है इसको रखा जाए, और जिला लेवल पर जो है सारी संसाधन जो है वो उनको मुहैया किए जाएँ, और उसके बाद जो है जिला लेवल से जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, जो ये कह सकते हैं कि जो अमली जामा पहनाना या कह सकते हैं क्रियान्वयन करने का जो की बात आएगी, तो वो मंडल पंचायत तक रहेगी, या फिर कह सकते हैं ब्लॉक लेवल के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर रहेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ग्राम स्तर की बात नहीं कही गई। तो इस एक तरह से अशोक मेहता कमेटी को फेलियर होना ही था, क्योंकि इसमें सबसे निचला तबका जो है जो ग्रामीण वासी है उन तक जो है किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंचना, या फिर उन तक जो है उनकी बात ना करना, तो एक तरह से इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात को जो है ये अपने आप में जो है ये प्रश्न चिन्ह लगाती है ये कमेटी। तो ये अशोक मेहता कमेटी जो है ये फेलियर रही। उसके बाद डॉक्टर जीवी के राव कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 1985 में। तो जीवी के राव कमेटी 1985 में जब फॉर्म हुई तो इसने अपनी 1986 में रिपोर्ट सौंपी, और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की बात कही, सुइटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, प्रशासनिक जो
व्यवस्था है उसकी बात कही कि किस तरीके से हमको प्रशासनिक रूप से एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी प्रशासन के लेवल पर, और वो कहाँ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, और पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी यानी गरीबी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए, गरीबी का निराकरण करने के लिए। अब ये कमेटी जो है फॉर्म हुई और इसकी रिकमेंडेशन जो है प्लानिंग कमीशन को दी गई। योजना आयोग जो है ने इसका रिकमेंड किया, और उसके बाद में ये कमेटी जो है मैक्सिमम इम्पोर्टेंस जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसने भी, जो इस कमेटी ने भी जिला परिषद को दिया। तो उसके बाद में रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, राज्य विकास परिषद की बात इसने की इस कमेटी ने, और एट द स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पे है स्टेट लेवल से ही इसने स्टार्ट कर दिया कि राज्य विकास परिषद रहेगी वो स्टेट लेवल पर रहेगी, उसके बाद जिला परिषद रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी, मंडल पंचायत रहेगी वो मंडल स्तर पर रहेगी। तो और जो ग्राम सभा की भी बात की तो 4 स्तर की बात कर दी एक तरह से, तो 4 स्तर वो विलेज लेवल पर रहेगी। तो यहाँ पे एट द स्टेट लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड मंडल पंचायत एट द मंडल लेवल, एंड गांव सभा या ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, इसकी बात इन्होंने की, ग्राम सभा की। इस कमेटी का भी फेलियर होना था, उस तरह से उतना ज़्यादा उसको असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये कमेटी जो है जो डॉक्टर GV के राव समिति थी वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं रही। फिर उसके बाद में डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी का फॉर्मेशन होता है 1986 में। ये 16 जून 1986 में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाने के लिए ये प्रावधान करती है, ये बताती है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनना चाहिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का को लेकर ग्रामीण विकास एक डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है वो होना चाहिए भारत सरकार के पास, इसकी बात करेगी। तो सर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी, और जो लक्ष्मण सिंघवी थे उनके चेयरमैनशिप पर ये उनके अंडर में उनको अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का, और इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए क्या सजेशन दिए, इसने रिवाइवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम को, मतलब एक तरह से पुनर्निर्माण की बात करी, या कह सकते हैं कि उसको जो है कि पुनर्विकास की बात करी, किसने, रिवाइवल की बात करी पंचायती राज सिस्टम की, कि किस तरह से जो है पंचायती राज सिस्टम को रिवाइवल किया जा सके। फिर कमेटी रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी की जो है वो जो रिकमेंडेशन थी, या कह सकते हैं कि जो मांगे थी, या जो उन्होंने कमेटी फॉर्मेशन की थी, उसमें कमेटी में जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, उसमें एक बात और निश्चित निकल के आई, वो ये है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए, यानी इसको जो है संवैधानिक निकाय बनाया जाना चाहिए टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्थानीय स्वशासन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला जाना चाहिए, संवैधानिक संस्था बनाई जानी चाहिए। फिर बात आई कि रेगुलर एंड नॉन पार्टी इलेक्शंस टू पंचायती इंस्टीट्यूशन, जो पंचायत स्तर पर जो चुनाव होंगे वो रेगुलर होने चाहिए, और साथ साथ में उनके कहा कि उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं अदा होना चाहिए, किसी भी राष्ट्रीय या स्थानीय दल का जो है वो या राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उनका जो है कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। फिर बात आई कि मेकिंग प्रोविजन फॉर न्याय पंचायत, न्याय पंचायत की बात आई, क्योंकि जैसा कि हम लोग को पता है कि केसेस ज़्यादा होते हैं कोर्ट्स में, और उसके बाद उनकी अपील हाई कोर्ट तक जाती है। तो केसेस को वहीं पर ख़त्म करने के लिए, ग्रामीण स्तर पर ख़त्म करने के लिए, ऐसे केसेस जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय में ना पहुँचे, खासतौर से राजस्व को लेकर के या फिर छोटे मोटे जो केसेस हैं उनको लेकर के, तो वो न्याय पंचायत में ही निपटा दिए जाएँ। तो ग्राम न्यायालय बनाने की जो है एक बात कही गई इस डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी में। तो न्याय पंचायत पे होना चाहिए, साथ साथ में ग्राम न्यायालय की बनाने का। अब ग्राम न्यायालय में क्या हो, ग्रामीण लोग जो होंगे, और जो प्रधान होगा वो उनकी जो है एक तरफ से प्रधान और दूसरी तरफ से कोई सरकारी अधिकारी होगा, वो जो है जैसे VDO होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ग्राम विकास अधिकारी, तो वो जो है इस ग्राम न्यायालय के माध्यम से सभी जो उनकी समस्याएं हैं या सभी जो केसेस हैं, किसी भी दो पार्टी के कई जमीन को लेकर के कोई केसेस हैं या किसी और अन्य चीज़ को लेकर के केसेस हैं, उनका निपटान जो है वहीं पे कर दिया जाना चाहिए। फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
जितने भी वित्त के रिसोर्स है, या जितने भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, वित्तीय रिसोर्सेज, तो इसमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए उन, और मेक पंचायत इकोनॉमिकली सेल्फ रिलियंट। तो इसमें जो है पंचायत को आर्थिक रूप से क्या करना चाहिए, अ, उनको जो है सेल्फ रिलिवेंट बनाना चाहिए, या कह सकते हैं कि संसाधन जो है उसको इकोनॉमिक रूप से जो है उसको एक कह सकते हैं कि स्वनिर्भर उसको बनाना चाहिए, या कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बन सके। तो आत्मनिर्भर बन सके किसके लिए, कि जो भी उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से उनको मदद दी जा रही है, आर्थिक रूप से जो रिसोर्सेज हैं, उनको जो है इकोनॉमिकली सेल्फ रिलिएंट बनाने के लिए भी बात करें। पी के तुंगन कमेटी 1988, 1988 में पी के तुंगन कमेटी बनी, जिसका फॉर्मेशन हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके लिए भी ये कमेटी भी बनी 1988 में, और उस टाइम पे जो है तुंगन कमेटी ने सजेस्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाने की, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाने की बात कही गई कि ग्राम पंचायत को जो है वो संवैधानिक निकाय बनाया जाना चाहिए, संविधान में संशोधन करके इसको संविधान के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, संविधान में इसको संविधान की एक बॉडी बनाई जानी, संवैधानिक संस्था बनाई जानी चाहिए। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, तभी ये जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे, उनको जो है इसमें जो है तो उनको जो है मजबूती प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो द कमेटी सेट, तो कमेटी ने कहा कि पंचायत शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड टू द यूनियन एंड नॉट टू द स्टेट। यहाँ पे ये कमेटी ने एक नई बात कह दी कि जो पंचायत जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट हो गई, मतलब उनका जो इलेक्शन होगा वो वहाँ पे जो सिस्टम में बैठे हुए जो भी जो है निचले तबके में, जो ये जिला लेवल पर या ब्लॉक स्तर पर या फिर ग्राम लेवल पर जो भी बात होगी, तो उनको जो है जो नियुक्ति की इलेक्शन किया जाएगा उनका, उन्हीं ग्रामीण लोगों में से उनको जो है इलेक्ट किया जाएगा, और निर्वाचन के माध्यम से जो है वो यूनियन के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। यही कहने का मतलब है वो पावर जो है वो सीधे सीधे केंद्र को दे दी गई। तो यहाँ पर कहीं पर भी विकेंद्रीकरण की बात नहीं कही गई, क्योंकि अब यूनियन को ही जब पावर है तो यूनियन को तो पावर पहले से ही है। ठीक है, तो स्टेट को पावर देने से मना कर दिया कि पंचायत स्तर पर जो भी कानून होंगे, जो भी प्रावधान होंगे, वो केवल और केवल सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एवरी स्टेट शुड हैव द फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन, हर स्टेट के पास एक फाइनेंस कमीशन होगा, वित्त आयोग होगा, और प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, और साथ साथ में जो है योजना एवं समन्वय समिति का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, फिर है 1989 में 1989 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने, जो उस समय रहे, और प्राइम मिनिस्टर बनते हुए उन्होंने जो है इसको एम्पावरमेंट करने के लिए, उसको जो है और ही ज़्यादा सफल बनाने के लिए इसको जो है इसको एक स्पेशल इंटरेस्ट जो है उसमें लिया उन्होंने। तो प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन द रिफॉर्म करने का मतलब है एक तरह से उसको फिर से जो है, तो इसको और भी रीस्ट्रक्चर किया जाए, या उसको जो है सुधार करना चाहिए, या फिर फिर से जो है इसको जो है किस तरीके से जो है इसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और साथ में एम्पावर किया जाना चाहिए। उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको और तरह से उसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी किसको, पंचायत को, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सिंघवी एंड थुंगन कमेटी। अब थुंगन कमेटी और सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो कमेटी बनी, उन्होंने जो रिकमेंड किया उसके हिसाब से जो है पहला संविधान संशोधन किया गया, 64वां संविधान संशोधन, उसका अमेंडमेंट बिल जो है वो आया संसद में, और इस 64वें संविधान संशोधन विधेयक को ये जो है पहले लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, प्रेजेंट किया गया, वहाँ पे लाया गया, और उसके बाद में इट वाज पास बाई द लोकसभा, और इसको लोकसभा द्वारा पारित किया गया, पास किया गया। उसके बाद में ये बिल लैप्स हो गया ड्यू टू रिजेक्शन बाई द राज्यसभा, और राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाया, तो ये बिल जो है पूरी तरह से जो है गिर गया, और इस बिल से जो भी संबंधित रेजोल्यूशंस या फिर जो भी संबंधित रिकमेंडेशंस करनी थी वो नहीं हो पाई। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है,
तो 73वां संविधान संशोधन ये आता है 1992-93 में। तो तब पी वी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और 22 और 23 दिसंबर को 1992 में 1992 में ये बिल जो है पेश किया जाता है और लोकसभा में, वो लोकसभा में ही इसको पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया जाता है 22 दिसंबर को 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में। दोनों जगह पास हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आ गया और राष्ट्रपति ने जो है 20 अप्रैल 1993 में ये उन्होंने जो इसको जो है स्वीकृति प्रदान की इस विधेयक को और 73वां संविधान संशोधन जो है वो शामिल हुआ और इसमें जो है अनुसूची, एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो 11वीं अनुसूची थी और साथ में नवा चैप्टर जोड़ा गया 9, पार्ट 9 जो है वो जोड़ा गया। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के द्वारा बाई प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, वाज पास बाई द लोकसभा एंड राज्यसभा सो एंड सो एंड एक्ट केम इनटू फोर्स इन होल कंट्री और पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल को ही इसी दिन 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं यहाँ से 73वें संविधान संशोधन के बाद जो 243 आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक पंचायती राज की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो दिस एक्ट हैज़ बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल ही गया था ग्राम सभा को, टू द ग्राम सभा पर्सन हुज नेम्स इन द रजिस्टर। अब इसे वो ग्राम सभा क्या होंगे, तो 18 साल से व्यक्ति से ऊपर की उम्र 18 साल और 18 साल से ऊपर की उम्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो गांव में रह रहे हैं वो ग्राम सभा का अंग माने जाएंगे। और साथ में उनकी जो सबसे बड़ी बात रखी गई कि उसमें जो उनकी जो मतदाता सूची है उसका उनको जो है मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, यानी वो मतदान करने के योग्य होने चाहिए। तो पर्सन हुज नेम्स आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची में ऑफ द विलेज, उस विलेज की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए और कलेक्टिवली उनको कहा जाएगा ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा जो है इन लोगों से मिलकर बनेगी। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे ग्रामीण स्तर पर वो प्रधान के द्वारा लिए जाएंगे, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा और उसके बाद में जो है ये सभा जो है ग्राम सभा जो है इन जो भी वहाँ पर विकास का कार्यक्रम करना है या जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ग्राम सभा जो है वो उस पर डिस्कस करेंगी। और ग्राम सभा के बाद में जो ग्राम प्रधान है वो उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ग्राम स्तर से आगे बढ़ा करके ब्लॉक स्तर पर जाएगी। तो 1 और मोर विलेजेस, एक या एक से ज़्यादा जो गांव हैं वो ग्राम सभा में जोड़े जाएंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 243A आया जिसमें ग्राम सभा की बात की गई। तो विल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड द परफॉर्मेंस सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन बाय लॉ। तो जो भी कह सकते हैं कि जो भी संबंधित कानून इसको लेकर के पंचायती राज को लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि जो भी संबंधित योजनाएं हैं उनको स्टेट लेवल में जो भी बनाई जा रही हैं स्टेट लेवल पर है उनको ग्राम तक पहुंचाना, उसको गांव तक पहुंचाना और उसके बाद जो है वो गांव के लेवल पर जो है वो किस तरह से काम करेगी, वो गांव के लेवल में को कैसे सुधारेंगी, गांव के स्तर को कैसे बेहतर बनाएगी। तो वो हर क्षेत्र में जो है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। तो उसको जो है एक तरह से इम्प्लीमेंट किसको करना होगा, ग्राम लेवल पर ग्राम सभा को इम्प्लीमेंट करना होगा और बनाएगा कौन, स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल को ये अथॉरिटी दी गई कि आप जो है यहाँ से जो स्टेट लेवल से जो योजनाएं बनाई जाती है या फिर योजनाएं जो हैं के अलावा जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी ग्राम को लेकर के या फिर निचले स्तर को लेकर के, तो वो उसका जो एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल रूप से जो फ़ायदा होगा, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, वो ग्रामीण वासियों के लिए होना चाहिए। इसकी बात कही गई। फिर ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब ग्राम पंचायत को जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया और ऑफ द ग्राम सभा की। और ग्राम सभा इंस्पेक्ट एंड एवेलुएट, जो ग्राम सभा इंस्पेक्ट एंड एवेलुएट द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो कह सकते हैं कि उसका इंस्पेक्शन करना या कह सकते हैं कि निरीक्षण करना और साथ साथ में जो है इवेलुएट करना, उसका इवेलुएशन करना
ये शामिल हुआ कि ग्राम पंचायत लेवल पर जो है ये जो भी काम हो रहा है वो उसकी जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको जो है बनाई जाएगी ग्राम सभा लेवल पर। अब ये जो एक तरह से ये इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं ये बात आ गई कि प्रधान और कुछ लोग मिलकर के ये डिस्कस करेंगे। तो इसको जो भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जो ग्राम सभा में होगी, और ग्राम सभा जो है उसको इंस्पेक्ट करेगी और साथ में एवेलुएट करेगी। तो बार बोल चलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पंचायत 243 में संवैधानिक रूप से और जो कंपोजिशन ऑफ पंचायत है उसके बारे में बात करी कि कौन कौन से जो घटक होंगे वो पंचायत के होंगे। तो इसमें ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया, और प्रोविज़न जो है वो किया गया कि फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होगा, उसका जो है निर्माण किया जाएगा विलेज लेवल पर। क्षेत्र पंचायत का निर्माण किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पर या फिर जिला स्तर से, और विलेज लेवल से बीच में क्या कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर। फिर उसके बाद जिला पंचायत बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में, इन एवरी स्टेट। लेकिन स्टेट हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख, जिस स्टेट की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर जो बीच वाली स्तर है या कह सकते हैं जो ब्लॉक लेवल पर जो बनेगी पंचायत, वो शहर उसको जो है नहीं बनाया जाएगा, वो सीधे जो है डायरेक्ट जो है जिला पर जो होगी वहाँ पे जिला लेवल पर जो होगा पंचायत स्तर पर, और जो सबसे निचले वर्ग पर जो है ग्रामीण लेवल पर जो है ये पंचायती राज रहेगा। तो एक तरह से इसमें जिला लेवल की बात, इसमें इंटरमीडिएट लेवल को जो है ये एलिमिनेट करने की बात कही, कहाँ पे, जहाँ पर पीपल जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम होगी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉर्म द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो वेस्ट बंगाल इज द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी जगह जो है त्रिस्तरीय या 2 स्तरीय है, कहीं कहीं पर 1 स्तरीय भी है जनसंख्या को लेकर के, लेकिन 4 स्तरीय जहाँ पर पंचायत सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल इकलौता स्टेट है। तो वेस्ट बंगाल इज द स्टेट इन इंडिया वेयर 4 टियर्स पंचायत सिस्टम, 4 स्तरीय पंचायत सिस्टम को जो है उसको लागू किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, उसको अपनाया गया। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ पंचायत में 4 लेवल पंचायत की बताई गई, क्या ग्राम पंचायत बताई गई, फिर अंचल पंचायत बताई गई, सोलर पंचायत बताई गई, फिर जिला परिषद बताई गई। तो ये वेस्ट बंगाल में ये लागू की गई। फिर उसके बाद में आर्टिकल 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात कही गई है कि किस तरीके से किस से मिलकर के जो है पंचायत बनेगी, उनके कंपोजिशन क्या क्या हो गई। तो अंडर दिस द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बीन गिवन द पावर टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ पंचायत बाई लॉ। तो ये जो है जो राज्य स्तर पर जो विधानसभा है, वो विधानसभा जो है जो भी बिल लाएगी, तो जो भी कानून बनाएगी, वो कार्य जो कानून जो है वो जो बेसिकली क्या होंगे, जो भी प्रोविजंस करेगी, जो भी प्रावधान करेगी पंचायत को लेकर के, वो सभी के सभी जो है वो स्टेट लेवल पर बनाए जाएंगे। राज्य विधानमंडल उसको को ये अधिकार दिया गया, ये राज्य विधानमंडल में ही उसको जो है बनाया जाएगा। ऐसे या फिर उनसे जो भी ग्राम पंचायत है या फिर जिला लेवल है या ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत है, उसको बेसिकली जो एक तरह से कह दिया जाएगा कि स्टेट लेवल पर, यानी कि जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, उसी को ये पावर ऑफ अथॉरिटी दी गई कि जो बिल पेश किया जाएगा किसी पंचायत को परिवर्तन करने को लेकर के, किसी योजना को जो है लागू करने को लेकर के, या फिर किसी नीति को लागू करने को लेकर के, राज्य की कोई नीति है, या फिर सबसे निचले तबके पर जो ग्राम में रह रहा है वहाँ पर जो है किस किस तरीके से जो है क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चुनाव कैसे होंगे, चुनाव आयोग का फॉर्मेशन, उसके बाद जो है वित्त आयोग का फॉर्मेशन, है ना। तो ये सभी जो है चुनाव आयोग और वित्त आयोग का फॉर्मेशन के साथ साथ जो अन्य जो इस पंचायत से संबंधित जो अधिकारी हैं, उन सभी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन होगा या उन सभी को जो है जो नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति के बारे में भी जो है प्रोविजंस जो है वो राज्य सरकार को दिए गए कि राज्य सरकार जो है उनका इसका प्रोविज़न करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार को ये पावर दी गई। रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया, अब यहाँ पे बात आती है कि सारी टेरिटोरियल एरिया का तो पॉपुलेशन एक सा नहीं है, तो उसका रेशियो लिया जाएगा।
उसका उसके अनुपात के अनुसार जो है पंचायत किसी भी स्तर पर डिसाइड की जाएगी। और उसमें नंबर ऑफ सीट रहेगी वो फील्ड बाई इलेक्शन उनका चुनाव होगा। और वो चुनाव जो होगा वो हर पंचायत लेवल पर होगा और शैल बी सेम एज द प्रैक्टिकेबल इन द एंटायर स्टेट, और वो पूरे स्टेट में सारे जिलों में एक साथ होगा। सेम एज फार एज प्रैक्टिकल होना चाहिए जो कि इन द इंटर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात रहेगी जो इंटर स्टेट में पूरे स्टेट में जो है वो चुनाव होगा, जो भी पंचायत से संबंधित लोग होंगे, तो उसके लिए राज्य चुनाव आयोग की जो गठन किया गया वो स्टेट लेवल पर किया गया। फिर ऑल सीट्स इन द पंचायत, अब उसमें एक बात और कही गई कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो बनाए गए हैं, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे संबंधित संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत इनको रखा गया। उसके साथ साथ अगर कोई भी उसमें जो है चेंजेस करने हैं या फिर उसमें कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन करना है, तो और परिवर्तन जो है वो अधिकार क्षेत्र जो है वो राज्य सरकार को दिया गया कि वो अलग से अपना बिल ला करके जो है राज्य सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो वो ऑल सीट्स ऑफ द पंचायत शैल बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो इनका जो है डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बाद ही इनको चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसको कह सकते हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भी टेरिटोरियल यानी जो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत जो आगे यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका, उनके एक तरह से क्या है कि उनके ऊपर जो पर्सन रहेगा या फिर जैसे प्रधान रहेगा या फिर ब्लॉक प्रमुख रहेगा या फिर जिला लेवल पे रहेगा, तो उसकी बात की गई। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात की गई कि डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई, तो ग्राम पंचायत के लेवल पर कहा गया कि जो प्रधान होंगे उनका इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट होगा, जो वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी वहाँ पर जो उस गाँव में एक गाँव है तो एक गाँव या फिर पॉपुलेशन को देखते हुए 3-4 गाँव को लेकर के एक प्रधान की को जो है इलेक्ट किया जाएगा, उसको जो निर्वाचित किया जाएगा, तो उसका निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये चुनाव करवाता है, ग्रामीण पंचायती स्तर पे चुनाव होते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का संबंध जो है किसी भी रूप से सेंट्रल में जो केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि विधानसभा के और जो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाती है, उनसे ये अलग है। ये पूरी बॉडी जो है स्टेट लेवल की है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट कहने का मतलब जो जिलाध्यक्ष होंगे या ब्लॉक प्रमुख होंगे, तो उनका जो चुनाव होगा वो जो इलेक्टेड मेंबर हैं या जो कह सकते हैं कि जिनका जो निर्वाचित किए गए हैं उनके द्वारा जो है उनका चुनाव किया जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं उनका चुनाव किया जाएगा। तो इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत शैल बी इलेक्टेड बाई इट्स इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स, उन्हीं से ये किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात की गई पंचायत में, तो आर्टिकल 243D में ये बात संविधान में दी गई है, और इट हैज़ बीन मेड द रिजर्वेशन, कितना सीट्स का रिजर्वेशन किया गया, किन किन के लिए, एससी की शेड्यूल कास्ट की सीट कितनी होंगी वो उसको रिजर्व किया गया, एसटीज़ की सीट को रिजर्व किया गया, और साथ में वुमेन की सीट को रिजर्व किया गया। तो 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रखी गई। अब ये जो 1/3 सीटें हैं ये एससी की वुमेन जो होंगी उनकी भी 1/3 रहेगी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल बी प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के जो भी अनुपात है उस समानुपाती रहेगी, उनके अनुपात के अनुसार जो है रहेंगे। रिजर्वेशन रहेगा ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। उसके साथ साथ 1/3 जो सीट हो गई वो SC STs की महिलाएं होंगी उनके लिए रिजर्व होगा, विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ दिस क्लास। अब इनका जो 1/3 होगा यानी टोटल, अब मान लिया गया कि टोटल जो इतने भी सीट्स होंगी उन सीट्स में जो 1/3 सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और उन 1/3 सीटों में जो महिलाएं के लिए आरक्षित कही गई है उसका 1/3 सीट वो SC ST के वर्ग के महिलाओं के लिए वो एक तरह से उनको जो है रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, रिजर्व किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। तो 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द पंचायत विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस इन विच विल इंक्लूड सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन ऑफ SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके साथ साथ वो हर राज्य में मैंने जैसा बताया कि जो भी कानून बना सकता है अपनी राज्य विधानमंडल में, वो कानून बना करके जो है पंचायत स्तर पर जो है कोई भी परिवर्तन करने का जो अथॉरिटी है वो राज्य सरकार को है।
तो वो राज्य विधानमंडल में जब ये 2000 में उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर को अमेंड किया गया और पंचायती राज एक्ट बनाया गया 1947, उसको जो है अमेंड किया गया। जो ये एक्ट था इसको संशोधित किया गया और इसमें प्रोविज़न किए गए रिजर्वेशन के लिए अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं था तो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन किया गया। फिर ड्यूरेशन कितनी होती है पंचायत की, तो टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है। तो ड्यूरेशन रखी गई कितनी, ऑन लेवल्स की फिक्स रखी गई 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सेशन। जो पहला सेशन होगा उसके 5 साल तक उसकी जो है इसकी ड्यूरेशन होगी, हर 5 साल में चुनाव होंगे। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243E का 3, इस आर्टिकल से ये बताया गया कि नया इलेक्शन जो है वो पंचायत का will be held before the expiry of its tenure. Here it is more important, before the expiry of that its tenure. यानी कि जो पंचायत का ऐसे अभी इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो 5 साल की गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद में 6 महीने के अंतराल में चुनाव करवाना होता है। विधानमंडल में भी विधानसभा का चुनाव होता है तो भी 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो 5 साल पूरे नहीं होंगे, यानी जो 4.5 साल है इसके आसपास जैसे ही 6 महीने का अंतराल उसी में रह पाएगा। मतलब 5 साल के अंदर ही 6 महीने का अंतराल में वो करा लेने हैं, वेकेट नहीं होनी चाहिए सीट, और वहाँ पर जो है ग्राम प्रधान दूसरा आ जाना है। तो जो 5 साल में जो 6 महीने हैं आखिरी के उसमें चुनाव कराया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई। फिर बात कही गई, हाँ उसमें अगर मान लीजिए उस पंचायत में या पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें बात आती है कि अगर मान लीजिए ये 5 साल तक वो वहाँ पर जो है प्रधान नहीं रहता है या फिर वो पंचायत नहीं चलती है, किसी भी तरीके से वो जो है फेलियर हो जाती है, तो जो चुनाव है वो अगर मान लीजिए 5 साल से कम का ड्यूरेशन रह गया है तो बचे हुए टर्म के लिए चुनाव नहीं होगा। अगर 5 साल से ज़्यादा का टर्म रह गया है ड्यूरेशन, तो या 5 साल से मान लीजिए 2-3 साल का ड्यूरेशन रह गया है, उससे पहले ही किसी प्रधान की कारण मान लीजिए कोई बात हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या कोई कारणवश वो जो है प्रधान जो है अपना रेजिग्नेशन दे देता है, तो अपना जो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे केस में जो होगा कि 5 साल के 6 महीने पहले वो बात करी गई, वो तो एक आम बात हो गई। उसके बाद अगर मान लीजिए समय से वो एक्सपायर हुआ, वहाँ से लेकर जो बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए ही केवल नया प्रधान चुना जाएगा। तो ये 2 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इफ़ इट इज़ डिजॉल्व बिफोर द टाइम, अगर मान लीजिए उससे पहले जो है उसको भंग कर हो गई, तो ये जो है देन फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड बिफोर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो आगे वो जो है 6 महीने से पहले ही वो जो है चुनाव करा ले रहे हैं, 5 साल पूरे होने से पहले पूरे ना हो पाए उससे पहले ही 6 महीने के आखिरी के 6 महीने में। बट इफ़ इट्स फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द डिसॉल्व पंचायत इज लेस देन 6 मंथ, अगर मान लीजिए 6 महीने से कम है उसका टेन्योर, तो देन इट विल नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि वो इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए, जो चुनाव में उनको कराया जाए। फिर बात आती है कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की। डिसक्वालिफिकेशन की बात क्या है कि कौन पर्सन डिसक्वालीफाइड क्यों हो सकता है, तो उसमें बात कही गई कि द पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड और बीइंग अ मेंबर ऑफ द पंचायत इफ ही इज डिसक्वालीफाइड और बीइंग इलेक्टेड द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटर। कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के जो अर्हता है वो अर्हता को फॉलो नहीं करता है और उस अर्हता के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो प्रभारी के चुनाव में या फिर जिला लेवल पे चुनाव में या फिर मंडल ग्राम स्तर के बाद ब्लॉक स्तर के चुनाव में, इन सभी चुनाव में वो भाग नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि राज्य के विधानसभा के जो मेंबर बनने की जो अर्हता है वो अर्हता उसकी पूरी होनी चाहिए उसके बराबर। तो वो क्या है, ये पहली बात। दूसरी बात हो गई, हम लोगों ने देखा होगा कि इसमें विधानसभा में 25 साल से ऊपर के लोग जो है वही जो है मेंबर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम किया गया है, 21 साल बनाया गया है कि 21 साल की एज पर ही बिलो द लेवल ऑफ इज बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो मतलब जो 21 साल से नीचे के ना हो, 21 साल उनकी एज रखी गई कि 21 साल पे कोई व्यक्ति प्रधान के लिए अपना जो है नामांकन कर सकता है। फिर इफ़ ही इज़ डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, और अगर वो किसी भी जो भी प्रावधान दिए गए हैं या जो भी नीतिगत प्रावधान दिए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए
मेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। यानी जो राज्य विधानमंडल ने कुछ जो है, मान लीजिए अपने राज्य में कुछ प्रावधान अलग से बनाए हैं, उन प्रावधानों को भी उसको जो है इलेक्ट होने के लिए उन प्रावधानों के अंतर्गत जो है उसको आना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत। इसमें द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन गिवन द पावर टू गिव द पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत विच इज नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी कहने की बात कही गई कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की विधानसभा है या विधान परिषद मिल करके जहाँ जहाँ पे विधान परिषद भी है, तो उनको ये पावर दी गई कि जो अथॉरिटी है पंचायत की, वो जो है फंक्शन या फिर उसके फंक्शन कैसे रहेगी, वो कैसे कार्य करेगी, उसके बारे में जो पावर है, वह जो शक्तियाँ दी गई हैं कि उनको कैसे कार्य करेगी, उसको बनाने का, उनको जो है कार्य करने का प्रावधान, या किस तरीके से उनको जो है कोई मीटिंग्स लेनी है, या फिर किस लेवल पे उनको जो है, हम मान लीजिए नीतिगत, या फिर कह सकते हैं कि उनको जो है जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी जो कही गई है, ये इनको जो है होना ही चाहिए किसी सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, उत्तरदायित्व के लिए, या फिर जो ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा, यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, तो दीज पावर्स कैन बी रिलेशन टू द फॉलोइंग। अब वो कौन कौन सी पावर है जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, जो राज्य विधानसभा के पास है पंचायती राज को से संबंधित। तो उसको पहला तो है कि प्रिपेयरिंग प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को लेकर के, और सामाजिक जो है जस्टिस को लेकर के, तो सामाजिक न्याय को लेकर के, प्रिपेयरिंग प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे आर्थिक विकास की बात की जा रही है और बात करी जा रही है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। उससे संबंधित जो भी प्लान्स बनाना की जो भी शक्ति होगी वो राज्य विधानमंडल की होगी। ठीक है, फिर है इम्प्लीमेंटिंग स्कीम, ऐसी जो स्कीम है जिनको क्रियान्वयन करना, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के हैं और सोशल जस्टिस को लेकर के हैं, वो भी बनाने की स्कीम्स बनाने की भी, योजनाएं बनाने का भी प्रावधान जो है वो विधानसभा करेगी, राज्य विधानसभा। और सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, जो मैंने बताया कि एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई, तो 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषय हैं, उन 29 विषयों पर पंचायती राज जो है कानून बना सकती है। और ये जो 11 विषय कौन से होंगे, इसको बताने के लिए वो राज्य विधानमंडल जो है वो उन विषयों को लेकर के जो विधानमंडल में या राज्य विधानसभा में वो पारित करेगी, बिल प्रस्तुत करेगी, और बिल को जो है पारित करके उसको जो है निचले जो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या फिर ग्राम लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो टोटल जो है कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। हैविंग गिविंग टू द शेड्यूल 11 जो 11वीं सूची में दे रखे, इन रिलेशन टू विच द पावर एंड कंपल्सरी ट्रांसफर टू द पंचायत, जो कि पंचायत स्तर पर जो कानून जो है, पंचायत स्तर पर अगर पंचायत कोई कानून बना सकती है तो उनको 29 विषय वो दे दिए गए हैं। लेकिन वो 29 विषय कौन से होंगे, उसका डिसीजन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर लेगा। ठीक है, और उन जो 29 विषय जो बनाए गए होंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो रहेगा पंचायतों का। ठीक है, ग्राम लेवल पर। फिर आ जाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। जिस तरह से केंद्र का वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 में दिया है, 280 में केंद्र का वित्त आयोग का जैसे काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, या फिर जो भी निधि है, जो एक तरह से जो उसको निधि कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो वित्तीय जो साझेदारी है उसको बनाने के लिए ये जो वित्त आयोग है, केंद्र का वित्त आयोग है, तो उसी प्रकार से राज्य का वित्त आयोग भी रहेगा। और राज्य का वित्त आयोग जो है वो कौन कंस्टिट्यूट करेगा, वो कौन बनाएगा, गवर्नर को ये पावर दी गई, राज्यपाल को भी वो बनाएंगे, और फाइनेंस कमीशन को बनाएंगे, और हर 5 साल में ये फाइनेंस कमीशन बनेगा। ठीक है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, गवर्नर जो है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें बनाएंगे। तो पहला तो होगा प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक तरह से कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह क्रियान्वयन किया जाना चाहिए,
तो उसको लेकर के द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो भी कर है, ड्यूटीज़ हैं या फिर टोल है या फीस है, वो लीव्ड बाई द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा ली जाएगी वो बाद में स्टेट्स के बाद में वो अलग अलग जिलाओं को क्या की जाएगी, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा उस निधि को, और या कह सकते हैं उस राजस्व को जो अलग अलग जिले लेवल पर जो है उसको विकास कार्यक्रमों के लिए उसको आवंटित किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। और ये जो है ये बताया गया कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो भी करने का, पंचायत को करने का के लिए करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को होगा। और ये जो टैक्स है तो इसका जो निरूपण है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो टैक्स को टैक्स कलेक्शन करने का, तो जब मान लीजिए ये टैक्स जो है वो लगाया गया, वो पारित किया गया कि ये टैक्स जो है ये इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया गया अलग अलग ज़िलों में राज्य के। उसके बाद उस टैक्स को लेने का, उस टैक्स को, उस ड्यूटीज़ को लेने का, वो कितना लिया जाएगा उसको, वो टोल टैक्स को, फीस को लेकर के ये सभी जो है पंचायत का ये डिसाइड करेगी। फिर ग्रांट एंड एड, जो ग्रांट जो है, जो अनुदान है, वो पंचायत को मिलेगा, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये या प्रिंसिपल गवर्निंग के लिए गवर्नर को ये पावर दी गई कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स मतलब कितना जो टैक्स है लगाना है और कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो सभी चीज़ें, और साथ में अनुदान कौन कौन से दिए जाने हैं उस ज़िले को, राज्य में, जिससे कि उसका जो है सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर और सके। खास रूप से जो बात करी गई यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात कही गई, राज्य की संचित निधि की बात कही गई। तो उस राज्य की संचित निधि से जो ये धन जो है अलग अलग योजनाओं में लगाया जाएगा। तो अलग अलग योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो है किस तरीके से जो है इसका टोल्स कोई है, सड़क का कोई चुंगी है, या मान लीजिए कोई ड्यूटी है जो कह सकते हैं, और एक्साइज, स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है, उसी तरह से वो जो टैक्सेस हैं जैसे कर हैं, तो ये कर अलग अलग कर हैं जो कि कुछ ऐसे करों को बताया गया है कि जो कि जिला लेवल पर भी जो डिसाइड किए गए कि उनको लगाया जा सकता है, और उनको लगाने का प्रावधान जो है वो दे दिया गया इनको, जो है पंचायत को, कि ठीक है इनको जो भी एड है, जो भी एक तरह से सहायता है, तो अनुदान सहायता रूप में जो है इनको राशि जो दी जाएगी, जिससे ये अपना विकास कर पाएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है। फिर मेजर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो उसके हिसाब से ये भी है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आर्थिक रूप से जो है उस राज्य में, उस जिले की जीडीपी कितनी है, तो जीडीपी के हिसाब से, या उस राज्य में या पर्टिकुलर ज़िले में कितना काम हुआ है, वहाँ की जो कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से, या फिर कह सकते हैं जो भी मौलिक कार्य होते हैं, जैसे पेयजल की समस्या का निराकरण, या स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा संबंधी जो भी कार्य हैं, या उसके बाद में जो कह सकते हैं कि जो कृषि और सिंचाई से संबंधित कार्य हैं, उस और उद्योग से संबंधित कार्य हैं, एमएसएमई का फॉर्मेशन है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के ज़िले के को लेकर के उसको जो ग्रांट जो है वो अलॉट की जाएगी, या उनको जो अनुदान दिया जाएगा तो उनके स्तर पर दिया जाएगा, और किसको लेकर के उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसको लेकर के। फिर आती है एनी अदर मैटर विच वे बी रिफर टू द कमीशन बाय द गवर्नर। और कोई कमीशन के द्वारा, जो भी आयोग के द्वारा जो भी कोई और अलग कोई प्रावधान है जो कि बनाए गए हैं, वो भी गवर्नर के द्वारा जो कमीशन के द्वारा बनाए गए प्रावधान हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की रहेगी। ठीक है, तो गवर्नर उसमें आ जाते हैं। फिर है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का निर्वाचन आयोग, 243 के आर्टिकल में दे रखा है, 243 के में, और इसके द्वारा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए जाने का प्रावधान है। अभी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कौन बनाएगा, ये बनाएगा, ये होगी पहले तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसका जो उसमें, और साथ साथ में और भी अन्य कमिश्नर होंगे जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में, जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही बात आती है कि कोई भी जो कार्य जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह गवर्नर जो है वो सलाह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। ठीक है, तो सर्विस कंडीशंस उनकी क्या रहेगी, टेन्योर क्या रहेगा स्टेट कमीशन का, और ये डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, ये गवर्नर के द्वारा तय किया जाएगा। एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो
ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद में ही उनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो एक तरह से कह रहे हैं वो बरसात पर्यंत पर रहेगा गवर्नर के, तो कब तक जो है वो रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, वो जो है अपनी पोस्ट से अपने जो उसके जो दायित्व है या कह सकते हैं कि उसकी अपने जो उसके पोस्ट है उससे इनको जो है सेम होगी वो सेम ग्राउंड्स पर और बाई द सेम प्रोसीजर, सेम मतलब उसी उन्हीं तथ्यों को लेकर के उन्हीं उसी प्रोसीजर से उसको जो है हटाया जा सकता है। तो विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाई द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जिन जो कि अर्हता कह सकते हैं कि जो एक तरह से जजेस के लिए जो हाई कोर्ट के जजेस को लेकर के जो भी अर्हताएँ हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएँ हैं, तो उन योग्यताओं के बराबर जो है वो योग्यता स्टेट इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। उनसे कम अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की वो योग्यता तो भी बात आ गई है ना। उसके बाद ये भी आ गया कि उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो उसी प्रकार रिमूव किया जाएगा, उसी प्रकार उनको हटाया जाएगा जिस प्रकार से स्टेट में हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे आई। अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 4B के जो है आर्टिकल 243 का क्लॉज है 4B पार्लियामेंट का, हैज़ टू एम्पावर टू मेक लॉज एंड अप्लाई पंचायत इलेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अब इसमें जो कोई शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरिया है, मान लीजिए कोई ऐसा आदिवासी क्षेत्र है या फिर ऐसा कोई जो वन की बात आई थी कि वनवासी क्षेत्र है, यहाँ पे वनवासी रहते हैं या आदिवासी रहते हैं, तो उनकी संस्कृति को उनके जो वहाँ की जो ज़मीन है उसका अधिकार उनको ही है, तो उसको उसको लेकर ये प्रावधान जो है वो भी आर्टिकल 243D में दी गए हैं, ठीक है। और उन प्रावधानों को बनाने की जिम्मेदारी की आज पार्लियामेंट ने वो पहले से ही वो उनको लॉज बना रखे हैं और उनको जो वो जो लॉज है वो सभी अप्लाई होंगे पंचायतों पर भी जो कि राज्य में है, सभी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में। पहला, पंचायत विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द ग्राम सभा। अब इसमें ग्राम सभा जो है वो अप्रूवल लेगी इससे संबंधित, उसके बाद ही बिफोर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो भी प्रोग्राम को किसी भी योजना को अगर इम्प्लीमेंट करना है, का क्रियान्वयन को करना है, क्रियान्वयन किया जाना है, उसके लिए ग्राम सभा को अनुमति लेना आवश्यक है। ग्राम सभा को लेकर के या पंचायत को लेना अप्रूवल फ्रॉम द ग्राम सभा से जो है उसको अप्रूवल लेना आवश्यक है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी कहा गया वो जो भी रहेगा यहाँ पे, अब बिफोर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी इम्प्लीमेंट होना है, कोई भी जैसे क्रियान्वयन करना है किसी भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लेकर के, तो वो पंचायत करेगी, तो वो तभी कर पाएगी जब वो जो है ग्राम सभा उसका जो है अप्रूवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करी गई है कि ये जो प्रोग्राम्स होंगे वो इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं, तो वो किसके अधीन करे जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट ने जो जो बताया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा संसद के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया को लेकर के लिए, आदिवासी क्षेत्र को लेकर के लिए या फिर वनवासी क्षेत्र को लेकर के लिए, तो वो सभी इसमें लागू होंगे। दूसरा है लाइसेंस देना या फिर माइनिंग के लिए, माइनिंग लीज पर कोई ज़मीन को लेना, माइनर मिनरल को लेकर के, मान लीजिए उस क्षेत्र में जो है उस जगह में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, भंडार भंडार है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कंपनी या फिर कोई भी या सरकार जो है वो वहाँ पर जा कर के वो माइनिंग की खुदाई कर सके, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो उसका कंसेंट लेना जो है वो आदिवासी क्षेत्रों को लेकर, आदिवासियों को यह रहते हैं या फिर शुरू ट्राइबल जो है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनकी ज़मीन मानी जाएगी, उनसे कंसेंट लेना आवश्यक है। अगर वो उसको जो है उससे सहमत है तो ही ऐसा हो पाएगा, अन्यथा कोई कोई भी जो माइनिंग के लिए लीज पर जो भूमि दी जा रही है वो उस या फिर किसी और अधिकार के लिए लाइसेंस दिया जाना है उस पर जो है ये रोक लगाई गई है, ठीक है। तो विल बी ऑब्टेन्ड इन शेड्यूल्ड एरियाज ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की बात आ रही है यानी वहीं के लोगों की, तो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं या फिर वनवासी हैं, बिना उनकी सहमति से जो है वहाँ पर माइनिंग या कोई और काम नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं सभी ग्राम सभा जो होंगी विल हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशन, वहाँ का जो परंपरा है, वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ की जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, जो कि सामुदायिक संसाधन है, तो
सामुदायिक संसाधन और ट्रेडिशनल मेथड है जो भी उस समय जो है उनके जो पारंपरिक जो रूप से जो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के जो मैटर हैं वो सभी जो है वहाँ के पीपल के उनकी जो कुछ मान लीजिए अलग उनका कोई परंपरा है किसी आदिवासियों की, तो आदिवासी क्षेत्र में जो भी परंपरा है उसको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कोई भी डिसीजन जो है वो ग्राम सभा को ये राइट है कि वो अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को, अपने कम्युनिटी रिसोर्सेज को, वहाँ के जो कम्युनिटी के से संबंधित रिसोर्सेज कहने का मतलब है वहाँ पर चाहे माइन होने की संभावना हो या फिर जल हो वहाँ का, या फिर वहाँ पर जो है किसी प्रकार का निर्माण होना हो, तो ये किसी फैक्ट्री का निर्माण होना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ की ग्राम सभा पे डिपेंड हो गई। और ग्राम सभा कहने का मतलब है वहाँ के जो 18 साल से ऊपर के लोग जो वोट देते हैं या कह सकते हैं इलेक्ट करते हैं किसी ग्राम प्रधान को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली विल प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट राइट। और ये जो स्टेट असेंबली जो है, जो राज्य विधानमंडल है, वो ऐसे इनको जो है ऐसे राइट्स और पावर देने के लिए पंचायतों को जो है जो अधिकार है या पंचायतों को जो शक्तियाँ हैं उनको लेकर के वो कानून बनाने का प्रावधान जो है वो राज्य विधानमंडल को है। फिर इन शेड्यूल्ड एरियाज टू इनेबल देम टू एक्सरसाइज सेल्फ गवर्नेंस, उसको लेकर के जो इन शेड्यूल्ड एरियाज को लेकर के बात कही गई है कि जो ये एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ है या फिर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वनवासी लोग रहते हैं, वनों लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो मान लीजिए वन है तो उसको कटवा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो है उसके लिए भी जो वैसे भी विधानमंडल में विधानसभा के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 1986 वाला एक्ट भी है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि और अधिक जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन एरियाज़ को लेकर जो है राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। ठीक है, उसके बाद है ग्राम सभा ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड शेड्यूल्ड एरियाज हैव बीन एम्पावर्ड थ्रू दिस एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा उसको जो है जो इनको जो है ये डिटरमाइन सुनने लिए इसके लिए ये उनको एम्पावर किया गया, इनको जो है शक्ति दी गई है। फिर है शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट बनाया गया 2008 में। तो ये इसका पर्पज़ था कि प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी जो अधिकार हैं शेड्यूल ट्राइब्स के अनुसूचित जनजातियों के अधिकार है उनको राइट्स को, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लिविंग इन फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, या फिर ट्राइबल ट्रेडिशन है उनका, जो कोई भी जीवन जीने की जो उनकी तरीका है उसको जो है, या उनका कोई ट्रेडिशन में कोई त्यौहार है या तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ये वाला लॉ जो है, ये कानून जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2008 ये प्रोटेक्ट करता है उनको, इसको लेकर के संरक्षण प्रदान करता है। अंडर दिस नॉट ओनली देयर एडिशनल राइट्स, अब इसके साथ साथ केवल ट्रेडिशनल राइट ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड हैव बीन प्रोटेक्टेड बट आल्सो एडुकेट एम्फेसिस हैज़ बीन लेड टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ साथ जो जैव विविधता है वहाँ की, यानी पर्यावरण की बात आ रही है, जैव विविधता और इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कहने का मतलब है पारिस्थितिक संतुलन, इसको बनाए रहने की जिम्मेदारी जो है वो इसमें दी गई है। तो ये एक तरह से केवल इनके एरियाज़ को ही प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि जो पर्यावरण को लेकर के जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता बनी रहे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। तो ये पूरा जो चैप्टर था ये मैंने आपको समझाया। हालांकि चैप्टर लंबा है लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें जो है मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। थैंक यू।